आज कुछ बातें करेंगे फिल्म हसीन दिलरुबा की, जो 2 जुलाई को रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे। इसे विनील मैथ्यू ने डायरेक्ट किया। विनील मैथ्यू, जिनको हम उनकी डेब्यू फिल्म हंसी तो फंसी से जानते हैं, और इसे कनिका ढिल्लों ने लिखा है, जो जजमेंटल है क्या, गिल्टी और मनमर्जियाँ जैसी फिल्में लिख चुकी हैं। हसीन दिलरुबा एक मिस्ट्री थ्रिलर है और कॉमेडी फिल्म भी है। मिस्ट्री थ्रिलर्स तो वैसी जैसी अल्फ्रेड हिचकॉक ने भी बनाई थी। अल्फ्रेड हिचकॉक वो क्लासिक डायरेक्टर जो अपने किरदारों को ऊंची ऊंची बिल्डिंग से गिराते थे और मर्डर ही मर्डर अपनी फिल्मों में दिखाते थे, और जिनको चलता फिरता फिल्म स्कूल भी कहते हैं। उनकी 1954 में एक फिल्म आई थी रियर विंडो, जिसको बहुत सिग्निफिकेंस वाली फिल्म माना जाता है। वो समय ऐसा था जब इस चीज़ पे जोर था कि किस डायरेक्टर ने ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर बनाई है और इसको कैसे शूट किया गया है, और क्या इसमें ऐसा सस्पेंस है जिसे देख के आप दंग रहने वाले हैं। वहाँ से होते होते ये हु डन इट, यानी किसने किया है वाली फिल्में हैं, चेंज हो गई। इंडिया में हाल के टाइम में जो क्रेजी बज़वर्ड इनके क्रिएट किए गए, वो इसके अराउंड थे कि भाई क्यों और क्या। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और लोनावाला में क्या हुआ था, ये रिसेंट 2 एग्जाम्पल आपको याद होंगे। इसी तरीके से ये जो हसीन दिलरुबा है, इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड क्रिएट किए गए, जैसे कॉन्स्पिरेसी एक वर्ड क्रिएट किया गया, यानी कौन और फिर षड्यंत्र, मतलब किसने षड्यंत्र किया, कातिल कौन है। इस प्रकार से आखिर तक फिल्म में आपको पता नहीं चलता है किसने किया है, और इस तरीके की ये फिल्म है। इसकी कहानी से हम शुरू करते हैं। इसकी कहानी एक सुबह से शुरू होती है, ज्वालापुर से, नदियों और घाटों वाला शहर जो फिल्म का फ्रेम है वहाँ खुलता है। सुबह सुबह पंछी वो कलरव कर रहे हैं और एक आदमी तैर रहा है, और इस तसल्ली वाली सुबह में एक गली में एक लड़की कुत्तों को मांस खिला रही है। ये किरदार निभाया तापसी पन्नू ने, और वो उस लड़की को देखते एक बार तो मन में आता है कि भाई ये मांस किसी इंसान का तो नहीं है, लेकिन तभी हमारा ध्यान हटता है। पीछे लड़की खड़ी है, उसके पीछे घर है, उसमें बम फटता है, बहुत धमाका सा होता है, आग निकलती है। पूरे शहर में ऐसा लगता है सनसनी सी फैल जाती है, और वो लड़की कुत्तों को खाना खिलाना छोड़ के बदहवास सी दौड़ती है, एक नाम पुकारते हुए, रिशु। रिशु अंदर नहीं होता है, लेकिन उसका एक हाथ होता है कटा हुआ कलाई से नीचे का, जिस पर लिखा होता है उस लड़की का नाम रानी, और वो हाथ जल रहा होता है। पुलिस आती है उसके बाद, और जो इंस्पेक्टर है, जो रोल आदित्य श्रीवास्तव ने किया है गुलाल वाले, वो इंस्पेक्टर जांच में लगता है। उसको शक है कि रानी ने ही रिशु को मारा है। कई महीने तक जांच चलती है और आखिर में सच सामने आता है। फिल्म की कहानी का जो उपरोक्त सीन है, इसके बाद फिल्म में गुदगुदी आनी शुरू होती है, और इसका मोर्चा संभालती है यामिनी दास, जिन्होंने एक मध्यम वर्गीय माँ का रोल किया है, रिशु की माँ। सुई धागा के बाद उनका दूसरा प्रोमिनेंट रोल है, इसमें भी कामयाब रहती हैं। बहुत महीन बातें हैं जो आम परिवारों में नज़र आती है अरेंज मैरिज के दौरान, वो इस फिल्म में ख़ास तौर पे कैप्चर की गई हैं, जिनको स्क्रिप्ट में जगह मिली है, और ये हंसाने वाले पल क्रिएट करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो सीन जिसमें अपने इंजीनियर बेटे के लिए लड़की देखने जा रही होती है माँ, और उसकी मांग सिर्फ यही होती है कि उसको खाली होमली और सिंपल लड़की चाहिए। 2 बड़े सिंपल से शब्द हैं, लेकिन ये दोनों ही बड़े पॉलिटिकल शब्द हैं और तीखे से आके लगते हैं। फिर एक सीन होता है जिसमें बेटा माँ से कहता है कि भाई बाथरूम जाने के बहाने पूरे घर का मुआयना मत करके आना। ये भी एक रियलिटी, आमतौर पर ऐसा ही होता है जब अरेंज मैरिज में लोग देखने जाते हैं। एक सीन होता है जिसमें शादी के बाद माँ और मौसी लड़की को सलाह देते हैं कि पति को रिझाने के लिए तुझे क्या करना चाहिए, पल्लू गिराना चाहिए। फिर उस पल्लू गिराने के प्रोसेस में कई सीन क्रिएट होते हैं, और हर सीन में, हर फ्रेम में माँ आ जाती है, सास आ जाती है। उसके बाद माँ को थक हार के कहना ही पड़ता है कि तुम रात को सांप सीढ़ी खेलते हो क्या। ये भी एक सच है, ऐसे वाकई में होते हैं। जैसे कुछ घरों में होता है ऐसे भी कि सास बहू पहली ही शादी की अगली ही सुबह नोक झोंक पे भी उतर आते हैं, वो भी यहाँ होता है, असल में भी होता है। बहू को रसोई का काम आता नहीं है, सास कहती धोखा हो गया, तुम्हारे घर वालों ने कहा था कि सारे पकवान तुम ही ने बनाए थे जब हम देखने आए थे। तो बहू भी चुप नहीं रहती है, वो पलट के कहती है कि भाई आपने भी बायोडाटा में लिखा था आपका बेटा 5-10 है, लेकिन ये तो पिता लेके नापा तो 5-8 निकला है। और ये सब है। इसके अलावा विक्रांत और तापसी ने जो कैरेक्टर्स किए हैं, रिशु और रानी के, उनकी आपसी निभाह की जो स्थितियाँ हैं वो भी हंसाती हैं। पहली बार शारीरिक होने को लेके जो नर्वसनेस होती है, चाहे उसको ले लीजिए, चाहे सास की बातों पे अपना फ्रस्ट्रेशन पति पे निकालती हुई बहू हो गई, चाहे दोनों के बीच के शादी के शुरुआती दिनों में जो मासूमियत वाले पल हैं, झिझक वाले पल हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और ताज़ा भी लगते हैं। एक बहुत यूनिक, जैसे यामिनी जी का कैरेक्टर, उसी प्रकार से दयाशंकर पांडे जी का भी रोल, जो लगान के लिए फेमस हैं, वो यहाँ रिशु के पिता के रोल में, तो उनका रोल भी बहुत यूनिक है। और यूनिक इन द सेंस कि वो शुरू के सीन्स में तो पहचान में नहीं आते, वो इस प्रकार का उनका लुक है, और ज़्यादातर वो मौके पे चुप रहते हैं।
उनका जो मौन है वो अलग सा असर पैदा करता है। और इसके अलावा एक चीज़ जो इस किरदार की बहुत ख़ास लगी, जो दूर तक जाने वाली लग सकती है, कि ये फिल्म का अकेला ऐसा किरदार है जो उस लड़की को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है, जो उस घर में शादी करके आई है अपना सब कुछ छोड़ के, और आखिर तक वो सास ससुर का किरदार है वो उसको एक्सेप्ट वैसे ही करता जाता है, बिल्कुल शांति से और चुप्पी से। चाहे जब वो उसके बाल रंगती है तब भी, डाई करती है तब भी, बहू को खाना बनाना नहीं आता तब भी, बेटे से नहीं बन रही तब भी, और यहाँ तक कि बेटे के कत्ल का आरोप भी जब लग जाता तो भी वो बहू को वैसे ही स्वीकार किए रखता है। और ऐसे किरदार फिल्म में ही दिख सकते हैं, असल में भी कुछ होते होंगे, लेकिन ऐसे किरदार असल ज़िंदगी में ज़्यादा हों तो कितना भला हो जाए। फिल्म की एक और जो चीज़ बहुत अच्छी थी ये कि अरेंज मैरिज और लड़की के मन की जो बातें होती हैं उसको फिल्म ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। जैसे एक सीन है जिसमें लड़की के अंतर मन की जो ख्वाहिशें होती है उसको बहुत ही खूबसूरत बारीकियों के साथ पिरोया गया है। शुरू के सीन में जब ऋषु लड़की देखने जाता है माँ पिता के साथ, तो लड़की होती रानी, जब वो लोग बाहर उनकी गाड़ी आकर रुकी होती है तो वो ऊपर के कमरे की खिड़की से देख रही होती है, वेट कर रही होती है बेचैनी के साथ। बहुत ही रियलिस्टिक खूबसूरत पल है। और जब वो घर के भीतर आ जाते हैं तो अंदर के कमरे से वो झांकने की कोशिश कर रही होती है और सोच रही होती है, कुछ न कुछ सोच रही होती है, उसकी फ्यूचर की बात है। एक अनजान लड़के को अपनी लाइफ में एंट्री देने जा रही है, और भारतीय परंपराओं के हिसाब से देखें तो वो अपनी लाइफ की मालकियत उसको देने जा रही होती है। सोचा जाए तो बहुत सिहरा देने वाला विचार है, बहुत डरा देने वाला विचार है। अगर लड़का अच्छा निकले तो खुशी हो जाए, और अगर नहीं निकले तो फिर नरक हो जाए। इसी अंतर्मन से एक और नया विचार निकलता है जो हर नवविवाहित लड़की के मन में आता है, लेकिन उसको कोई महत्व नहीं देता और कोई हर्जाना नहीं देता। ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जिससे वो लड़की गुजरती है, हर लड़की गुजरती है, जिसकी करोड़ों की भी अगर कोई क्षतिपूर्ति दे तो वो कम होती है। जैसे जब रानी अपना घर हर बार छोड़ के शादी के बाद ससुराल जाती है ज्वालापुर ट्रेन से, और उतरने के बाद कार से जब अपने घर की ओर जा रही होती ससुराल वाले घर की ओर, तो मन में एक लाइन वो बोलती है जो दर्शकों को संबोधित करके कही गई होती है कि नया शहर, नए लोग और नया पति। जी, नया शहर, नए लोग, नया पति। कितना आतंकित कर देने वाला विचार है कि इस पल के बाद इस बात पे घंटों तक सोचा जा सकता है जिस मनस्थिति से ये लड़की गुजर रही है। और उसको लाइफ के 25 साल गुजारने के बाद भी नए लोगों के साथ एडजस्ट करना है, और वो अगले पूरी ज़िंदगी का सवाल है। और एडजस्टमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। होगा तो आपको सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ेंगे तब जाके होगा, नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। और हम देखते हैं कि लड़कियां आत्महत्याएं कर लेती हैं, एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो खैर, फिल्म की तमाम एंटरटेनिंग और ऑब्जर्वेशनल बातों के अलावा जो चीज़ जटिल सी और परेशान करने वाली है वो उस पर बात करना चाहेंगे। वो चीज़ है प्रेम में हिंसा। फिल्म का सबसे अगर जटिल कोई सब्जेक्ट है और सबसे परेशान करने वाला अगर कोई पहलू है तो वो यही है। जैसे एक मोड़ आता है जब ऋषु रानी से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा मन करता है मैं तुमको मार दूँ, और उसके आगे वो उसके साथ हिंसा भी करता है कुछ दृश्यों में। इसके जवाब में पत्नी का तर्क ये होता है कि जब गलती मैंने की तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। गलती का यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ अर्थ ये है कि उस स्त्री ने विवाह के बाद किसी के साथ प्रेम कर लिया, सहवास कर लिया, लेकिन क्या इससे वो हिंसा की पात्र हो जाती है? हालांकि फिल्म में इसे यूं समझाया गया है कि भाई ये हिंसा जो है ये दोनों के बीच गहरे प्यार की बदौलत ही होती है। इसे बैक करने के लिए 2 डायलॉग्स भी हैं। पहला डायलॉग ये है कि पागलपन की हद से न गुजरे तो वो प्यार कैसा। दूसरा डायलॉग ये है कि अमर प्रेम वही है जिस पे खून के हल्के से छींटे हों ताकि उसे बुरी नज़र न लगे। उस सीन में पीछे पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो वाह वाह करते हैं इस डायलॉग को सुन के, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में क्या डायलॉग है वो आप समझें। बड़ी सी जटिल सी बात है। प्रेम का दूसरा पहलू ही हिंसा होता है, इससे कोई दो राय नहीं है। सहवास भी एक किस्म का मिलन है, लेकिन हिंसा भी उसी में है। जैसे अमेरिकी इरोटिक रोमांस वाली फिल्म है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, उसमें बॉन्डेज और BDSM टॉयज जैसे एलिमेंट्स हैं, वो सारे उस हिंसा का ही विस्तार हैं। हसीन दिलरुबा है वो पूरी तरह से सेक्स वाली दिशा में न जाके उस दिशा में जाती है जहाँ अमर प्रेम में पागल होने और एक दूसरे को कितनी भी पीड़ा पहुंचा देने का भाव होता है आपस में, कि हमें इतना प्रेम है देखो हम में कि हम एक दूसरे को पीड़ा देते हैं और उससे हमारा प्रेम गाढ़ा होता है। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है, जटिल है। और ऐसा प्रेम हो सकता है होता होगा, जिनमें होता होगा वो लोग ही जानते होंगे। लेकिन यही तर्क कबीर सिंह में भी दिया गया था जो अर्जुन रेड्डी की रीमेक थी। उसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी यही कहा था अपनी फिल्म में
लड़की के प्रति लड़के की हिंसा को उन्होंने जस्टिफाई करते हुए कहा था कि प्यार में हिंसा नहीं हो, तो मैं मानता नहीं कि वो प्यार है, असली प्यार हो ही नहीं सकता है। वो आज भी इस पे अड़े हुए हैं और आलोचना का कोई असर नहीं है। तो यहाँ पे इस पूरे जटिल और कथित तौर पे महान विचार की खोज करने के प्रोसेस में हम एक चीज़ भूल जाते हैं, जो व्यावहारिक सा बिंदु होता है कि मैं तुम्हें मार दूँ ऐसा मेरा मन है, तुम चले जाओ यहाँ से। ये वो स्पेस है जिसमें दुनिया के लाखों करोड़ों कपल्स है, वो कभी ना कभी जाते हैं, हिंसा भी करते हैं। उनमें से अमर प्रेम कितने पाते हैं ये नहीं पता, लेकिन ट्रेजेडी ज़रूर उनको ढूंढ लेती है अधिकतर लोगों को। जैसे इंडिया में आप देखेंगे हज़ारों खबरें साल में आती हैं जहाँ पे पति पत्नी और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नतीजा ये होता है कि हत्याएं हो जाती हैं, आत्महत्याएं हो जाती है, लोग रोते रह जाते हैं पीछे। अखबारों में सुबह लोकल अखबारों में खबरें और तस्वीरें आती हैं और आप विचलित होते हैं और आप मुंह चुरा लेते हैं कि नहीं मैं फ़िल्म देख लेता हूँ चलो। अधिकतर ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए इन पलों में अमर प्रेम ढूंढना कितना संभव है, क्योंकि ये बौखलाहट और होश खो देने वाले पल होते हैं। इंसान में सुध-बुध नहीं बचती। जब सुध-बुध नहीं बचती तो वो क्या वाइज डिसीजन लेगा या क्या डीप बात में पहुंचेगा। अब एक छोटी मामूली सी बात इसमें और जोड़ें तो पत्नी कहती है गलती की है तो सज़ा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। तो असल में यहाँ क्या कहा जा रहा है कि क्या अगर कोई औरत शादी से बाहर सहवास कर लेती है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और इसकी सज़ा कौन तय करेगा? पुरुष। लेकिन पुरुष तो हज़ारों सालों से यही कर रहा है, ये अधिकार उसी के हवाले है, खुद उसी के द्वारा लिया गया है। अब उस अधिकार का पालन हज़ारों साल करने में उसने कौन सा न्याय दिखाया है, कौन सी बुद्धिमानी दिखाई है, कौन सी प्रोग्रेसिवनेस दिखाई है, ये सबके सामने है। ये इस फिल्म का सबसे जटिल और परेशान करने वाला पहलू है। इस पर ज़्यादा बात हो तो ज़्यादा इसका विस्तार हो। ये फिल्म है, इसको लेके बातचीत यहीं तक है। मनोरंजन के लिहाज से हसीन दिलरुबा बहुत संतुलित सी फिल्म है। ये हंसाती है, लाइफ के रियलिस्टिक पलों को दिखाती है, जॉनर के हिसाब से, जॉनर फिल्म के हिसाब से ही सही है। वुमेन एम्पावरमेंट के सब्जेक्ट में कुछ छोटे छोटे हस्तक्षेप करती है। वो प्यार में हिंसा वाले बिंदु में थोड़ा उलझ जाती है और उस पर बात करनी आवश्यक है। और एक सीन ऐसा भी आता है जहाँ तमाम कमज़ोरियों के साथ और बाकी चीज़ों के साथ वो रुला भी देती है। वो इतना इंटेंस पल होता है, पति और पत्नी के मिलन का होता है और आपस में पहली बार बात करने का लंबे समय बाद वो पल होता है। तो मर्डर मिस्ट्री वाला जो प्लॉट है इसके अंदर जो सेकंड हाफ में आता है वो आधे रास्ते आते आते मेरे लिए थोड़ा प्रेडिक्टेबल था, हो सकता है बाकी लोगों के लिए न हो। बाकी वो फिल्म ऐसी है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर इसी जॉनर की कोई और उम्दा फिल्म आपको देखनी हो तो एक फिल्म आप देख सकते हैं जो 2019 में आई थी, नाइव्स आउट। ये रिकमेंडेशन है। उसको बनाया था डायरेक्टर रायन जॉनसन ने, जिन्होंने लूपर बनाई थी, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म नाइव्स आउट है। ये मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी थी और बहुत स्मार्ट सी फिल्म थी और इसकी जो स्टार कास्ट है उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। और ये कहानी थी एक मिस्ट्री नॉवलिस्ट हार्लन थ्रॉम्बी की। बहुत ही रईस और पॉपुलर आदमी होता है अपनी जगह का और उसकी मौत हो जाती है एक दिन और पुलिस कहती है कि इनकी हत्या हुई है गला काट के। अब हत्यारा कौन है पुलिस इसकी जांच करती है और कोई अज्ञात रूप से एक डिटेक्टिव को भी हायर करता है जांच करने के लिए। डिटेक्टिव भी आता है जो रोल जेम्स बॉन्ड वाले डेनियल क्रेग ने किया है। अब इस पूरी जांच के घेरे के अंदर इस बड़े रईस परिवार के सारे बेटे और बहुएं सब है, बच्चे सब है। आप देख सकते हैं, बहुत एंटरटेनिंग है। इसी के साथ मैं विदा लूँगा। शुक्रिया।